think the Reserve Bank has advised banks that they should not sell gold coins. The Reserve Bank has put in place regulations that gold can only be imported on a consignment basis. It has increased the margins to 100%. And I would urge all banks to please advise their branches that they should not encourage their customers to invest or buy gold. I hope a day will come when we regard gold as any other metal. It just shines a little more than copper or brass. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। तो अभी आपने जो ये मेरे वीडियो के पहले जो वीडियो क्लिप्स देखी, जो चिदंबरम जी की थी, जो 2013 में उन्होंने बोला था हमारे सबको कि भाई आप अपना गोल्ड बाय मत करिए, एक साल तक उसको डिले करिए। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर हो सके तो आप एक साल तक गोल्ड मत खरीदिए, जितना हो सके उतना कार पुलिंग करिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, और भी मतलब 6-7 चीजें हम लोगों के साथ शेयर की है। वर्क फ्रॉम होम करिए, जो कोविड में हुआ था उससे खराब थोड़ा सिचुएशन अभी ये बन सकता है। तो क्या अभी ये सब चीजों के रिलेटेड क्या है? और जब ये न्यूज आया मेरे ख्याल से 11 तारीख को मार्केट भी नीचे गिरा था, और 11 तारीख को जो गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी ज्यादा नीचे गिरे थे। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख को, तो अभी भी मार्केट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट अगर आप बोल सकते हो कि निफ्टी डाउन है, और ऑलमोस्ट 700 पॉइंट अभी भी बैंक निफ्टी डाउन है। और आज भी गोल्ड ज्वेलरी वाले जो स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा गिरे हैं। तो अभी पहले तो है ना, जो स्टॉक का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक, उसके पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है उन्होंने ये क्या बोलने की कोशिश की है और अभी ये क्या चल रहा है। तो देखो, जो अभी वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल इशू चल रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद ईरान इजराइल का वॉर चालू हो गया, उसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, और ईरान के पास जो सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है, या फिर आप एक बोल सकते हो कि जो इम्पॉर्टेंट असेट है, वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है वो है, उसके वजह से उसने उसको ब्लॉक करके रखा है। और जिसके कारण जो ज्यादातर एशियन कंट्री है उसमें क्रूड अभी तक प्रॉपरली पहुंच नहीं रहा है, और जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो भी $100 $104 उसके पास आ गया है। तो जनरली क्या होता है ना, जब ऐसी कंट्री जो ज्यादातर क्रूड इंपोर्ट करती है, और ऐसे सिचुएशन में जब क्रूड का प्राइस भी बढ़ा है और दूसरी जो इन्फ्लेशन जो चीजें हैं वो भी बढ़ी है, इवन जो हमारा रुपया है कंपेयर टू डॉलर वो भी वीक हुआ है, तो हम लोगों को है ना दोनों तरफ से मार पड़ती है। हमारा जो रुपया है वो भी वीक हो गया है, और जो क्रूड का प्राइस है वो भी बढ़ गया है। तो हम लोगों को ज्यादा पैसे देके क्रूड खरीदना पड़ता है जो हमारा इंपोर्ट होता है वो। तो पहला तो हम लोग सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो गोल्ड के प्राइस भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 1-1.5 साल में गोल्ड के प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और हमारा रुपया तो ऑलरेडी वीक हुआ ही पड़ा है। तो इस वजह से मोदी जी ने ये बोला है हम सब लोगों को कि भाई आप जितना हो सके उतना कम बाहर जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, जिससे हमारा क्रूड का इंपोर्ट का नंबर शायद थोड़ा कम हो सकता है। जूम मीटिंग करिए, ऑनलाइन बिजनेस करिए, या ऑनलाइन काम करिए, जो भी उन्होंने बोला उस दिन वो। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये बोला कि जितना हो सके उतना आप गोल्ड को अभी मत परचेज करो, एटलीस्ट 1 साल के लिए आप इसको अवॉइड करो। तो उससे क्या होगा कि गोल्ड हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमें डॉलर टर्म में कम पैसा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा और बच सकता है। तो देखो, अब हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे कि ये कितनी सेंसिबल बात है या कितनी सेंसिबल बात नहीं है। अगर देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो ऑब्वियसली ये बात सेंसिबल तो होगी ही, बट हम लोग वो चक्कर में जाने की जगह पे एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हम लोग अभी ये समझने की कोशिश करते हैं
कि इसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा और जो गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक है वो जो अभी रिसेंटली गिरे हैं तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों की तरफ से, तो आज हम लोग वो कवर करेंगे और मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो कितना सही है या कितना गलत है। वैसे हिस्ट्री में भी ये चीजें हुई है, 2013 में भी ये हुआ था, चिदम्बरम जी ने हम लोगों को बोला था और मेरे ख्याल से 1967 में भी ये हुआ था। तो ये पास्ट में हिस्ट्री में बहुत बार हुआ जरूर है, बट क्या अभी हम लोगों को ये चीज को लेकर पैनिक करना चाहिए या फिर ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, वो हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम आज के वीडियो में बेसिकली क्या करने वाले हैं, जितने भी गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक है उसका हम लोग टेक्निकल और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी ये जो स्टॉक्स गिरे हैं तो अच्छा लेने की एक अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर सही में ये अभी बहुत लंबे समय तक गिरते रहने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग थोड़ा मार्केट का एनालिसिस भी कर लेते हैं, बिकॉज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो तारीख है 12 मई और अभी ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम हो रहा है और आप अभी यहाँ पे निफ्टी का जो है वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो। ये न्यूज़ जो है ना वो बेसिकली हम लोगों को आई थी मेरे ख्याल से 10th मई की रात को ये न्यूज़ आई थी और 11th मई को देखो मार्केट ने गैप डाउन किया और 11th मई को भी मार्केट नीचे ही था और आज 12th मई है, अभी 3 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। तो अभी तक मार्केट ऑलमोस्ट 380 पॉइंट नीचे है और जो रीसेंट मार्केट में रैली हुई थी ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो 22,181 के वन से लेके ऑलमोस्ट 24,600 तक हुई थी। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं जिससे हम लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट अभी अपने कितने परसेंट रैली के बाद कितने परसेंट रिट्रेसमेंट में आया है। तो आप यहाँ पे देखो अभी मार्केट जहां से रैली किया था और जहां पे रीसेंट हाई बनाया उसके ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल के पास आ गया है, विच इज 23,400 और 61.80% जो रिट्रेसमेंट है वो है 23,100। तो ये दो सपोर्ट लेवल अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना यहाँ पे पहले मार्केट में एक गैप भी था, वैसे ये वाला जो अपसाइड वाला गैप लेवल है वो आप बोल सकते हो एक तरीके से फिल हो गया है, पर आप यहाँ पे देखो अभी भी यहाँ पे हम लोग प्रीवियस गैप को वापस से टेस्ट करने आए हैं। तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट गिरता है तो 23,150 विल बी द फाइनल सपोर्ट लेवल। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और जो रिसेंट जो हमारा सपोर्ट था वो था 23,800। तो देखो ये तो मैंने आप लोगों को निफ्टी के रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंजल वन का ट्रेड वन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैंने ना वॉच लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सारे गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक रखे हैं और मैं क्या करता हूँ ना एक एक करके ऑलमोस्ट जो जितने भी हो सकते हैं मैं उसके चार्ट्स देखता हूँ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोगों को अभी अपॉर्चुनिटी है या ये सच में ख़राब हो रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हो ये टाइटन का चार्ट है और ये अभी डेली टाइम फ्रेम का है। हम लोग थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक का चार्ट देखेंगे जिससे हम लोगों को एक लॉन्गर टर्म पिक्चर देखने मिले। तो अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है और अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हो टाइटन में तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि टाइटन है ना, एक अगर मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ तो आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि टाइटन एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में चल रहा है और ये ट्रेंड लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये क्लियरली विजिबल भी है। बट आप यहाँ पे देखो कि अभी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है ना यहाँ पे रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट भी किया था और वो लेवल था 3,887 का। तो अगर अगेन एक तो ये लेवल है 3,880 का, 87 की जगह पे 80 आप बोल सकते हो, अगर उसके नीचे ब्रेक कर देगा तो फिर सीधा ये 3,500 3,600 तक भी आ सकता है जो इसका मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो टाइटन में देखो लॉन्गर टर्म का चार्ट तो पॉजिटिव है, बट ऑब्वियसली ये जो रिसेंटली न्यूज़ आई है उसके वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर आएगा और बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोगों को गिरावट देखने मिल सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जिस दिन न्यूज़ आया था उसके दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ था 11 तारीख को टाइटन ऑलमोस्ट 7% डाउन था और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब तक ऑलमोस्ट ये 3.5% डाउन है। उसके बाद
अगर आप देखोगे तो ये पीएनजी गाडगिल का चार्ट है और ये स्टॉक रिसेंटली ही मार्केट में इसका आईपीओ आया था और इसका जो हाई था वो था मतलब ये जब लिस्ट हुआ था वो था 16 सितंबर 2024। उसके बाद देखो ये कंटिन्यूसली नीचे था। अब रिसेंटली ये स्टॉक ने यहाँ पे आप एक बोल सकते हो कि एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया था और ये लास्ट वीक की ही बात है और आप यहाँ पे देखो कि ये वीक में उसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट अभी तक तो फेल हो गया है और ये प्राइस अभी नीचे जा रहा है। तो अगेन पीएनजी गाडगिल के लिए जो 700 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले टाइम में अगर ये 700 के ऊपर जाएगा तो अगेन अच्छा हो जाएगा। अगेन एक चार्ट और देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स करके। अब आप देखो कल्याण ज्वेलर्स में ये जो फॉल है ना ऊपर से ऑलमोस्ट 800 से लेके मेरे ख्याल से ये स्टॉक नॉन स्टॉप 450 तक गिरा था। उसके पीछे ये रीज़न था कि इसमें एक किसी फंड हाउस के साथ इंटरनल स्टॉक के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया था कि ये स्टॉक में फ्रंट रनिंग हो रही है और उसके बाद ये स्टॉक गिर गया था। खैर वो चीज़ें प्रूफ तो नहीं हुई है आज तक भी, बट उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही गिरा है और अभी जो रिसेंटली इसका जो स्विंग लो है दैट इज़ 350। अगेन अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। और एक स्टॉक है जो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को देखना चाहिए इसके अंदर ज्वेलरी स्टॉक्स के अंदर, जो है स्काई गोल्ड। अब आप स्काई गोल्ड का चार्ट देखो एक बार के लिए। मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ और मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक का आईपीओ आया था जनवरी 2023 में। उसके बाद आप देखो ये स्टॉक ने नॉन स्टॉप दिसंबर 2024 तक रैली की थी और इसने हाई बनाया था 488 का और इसका आईपीओ के बाद मतलब ये 27 से नॉन स्टॉप ये स्टॉक 488 तक गया था। उसके बाद अभी ये दिसंबर 2024 से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक लॉन्गर कंसोलिडेशन में चला गया था और जैसे हम लोग ने देखा कि पीएनजी गाडगिल में एक लास्ट वीक में सबसे अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसी तरीके से स्काई गोल्ड के चार्ट के अंदर भी लास्ट वीक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था। और अभी अगर आप देखोगे वीकली बेसिस पे अभी तक के स्टॉक 12-13% गिरा है और अगर हम डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आप देखो ये स्टॉक कल मतलब जब न्यूज़ आई थी उसके नेक्स्ट डे मतलब 11 मई को ये स्टॉक ओपन होने के बाद गिरा तो था और ये क्लोज भी हुआ है 6-7% के आसपास नेगेटिव में। बट यहाँ पे चार्ट देख के आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये स्टॉक गिरा बहुत ज़्यादा नीचे था। मेरे ख्याल से 10-12% तक ये नीचे गया था बट क्लोज हुआ है 6-7% के आसपास डाउन साइड में। इसका मतलब ये स्टॉक में सेम डे रिकवरी भी आई थी और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख को अभी तक ये स्टॉक अभी भी 6.5% डाउन है। तो मोटा मोटी अभी यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है, आप भी देख सकते हो सारे चार्ट। मैंने सारे चार्ट्स को ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर मैं सब स्टॉक को एक एक करके कवर करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी सब आप लोग ऐसे ही देख लेना। तो देखो स्काई गोल्ड अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के पास वापस आया है और इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये स्टॉक अभी भी आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर ऐसा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है जो अभी ये ख़राब न्यूज़ आई है उसके वजह से। और अगर आप टाइटन का चार्ट देखोगे तो टाइटन में भी हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली इसने 3880 के आसपास ब्रेकआउट किया था। तो ये स्टॉक और स्काई गोल्ड हो गया और पीएनजी गाडगिल हो गया, ये सारे स्टॉक टेक्निकली तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। वैसे पीएनजी गाडगिल तो फेल भी हो गया है बट स्काई गोल्ड है वो अभी तक फेल नहीं हुआ है। तो ये टेक्निकल पैरामीटर था, मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्निकली आप लोगों को क्या करना चाहिए। वैसे हम लोग फंडामेंटल्स एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता सकता हूँ कि समझो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, भले हमारे मोदी जी कुछ भी बोले हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप फिजिकल गोल्ड की जगह पे आप गोल्ड बीस भी ले सकते हो। और यहाँ पे देखो ये गोल्ड बीस का चार्ट है और मैं आप लोगों को जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना वो यही आप लोगों को बता रहा था कि रिसेंटली पिछले कुछ साल में, एक साल में ये जो गोल्ड है, गोल्ड बीस है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 53 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 120, मतलब ये भी मोस्टली 100% से ज़्यादा ये आप बोल सकते हो कि पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है।
पर समझो अभी ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड भी इसमें, समझो आप लोगों को ऐसा है कि भाई मेरे को तो मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पे जाके बाय पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे देखो गोल्ड भी इसमें SIP का ऑप्शन है। अभी आप क्वार्टरली SIP आप क्वांटिटी वाइज SIP कर सकते हो, आप अमाउंट वाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोलते हो कि भाई मुझे हर महीने 5,000 रुपये गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे मंथली आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी डेट आपने सिलेक्ट कर लिया। इवन आप वीकली SIP कर सकते हो, डेली SIP भी कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जो भी चीज़ें थी मैंने टेक्निकल लेवल पे आप लोगों को सारी बता दी। और अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसके फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो अगर स्टॉक गिर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टेक्निकली तो वो खराब हो जाएंगे, बिकॉज अगर कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करेगा, अगर अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो वो स्टॉक टेक्निकली तो खराब हो जाएंगे। बट क्या वो स्टॉक सच में फंडामेंटली भी खराब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों को रिजल्ट देख के ही पता चलेगा। तो अभी देखो आप लोग स्क्रीन पे टाइटन का चार्ट, टाइटन का रिजल्ट देख सकते हो, रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट जो आया था वो। तो आप यहाँ पे देखो अभी जो इसका Q4 का रिजल्ट आया था वो था 26,920 करोड़। अगर आप इसका सेल्स परसेंटेज देखोगे ना तो ये 80% सेल्स इसका ऊपर आया था, राइट। और अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे रिसेंट तो 1,179 करोड़ था। और अगर आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ भी देखोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 31% ग्रोथ भी आया है। तो देखो ये तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ज्वेलरी स्टॉक में सबसे बड़ा, ज्वेलरी इंडेक्स के अंदर एक तरीके से सबसे बड़ा प्लेयर अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हो तो वो ये है। उसके अलावा आप यहाँ पे ये कल्याण ज्वेलर्स का भी रिजल्ट देख सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स का जो रिसेंट Q4 का रिजल्ट है वो आया था 10,275 करोड़। और अगर आप इसका सेल्स परसेंटेज देखोगे तो 66% ये सेल्स ग्रो किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हर क्वार्टर में मतलब कंसिस्टेंटली अपना जो रिजल्ट है वो बेटर आते ही जा रहा है। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो रिसेंटली इसका 410 करोड़ का आया था। और इसका आप क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो भी देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना सितंबर 2024 में गिरा था, उसके अलावा कंसिस्टेंटली ये ज़्यादा ही आ रहा है और अभी तो 118% ऊपर आया था। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कल्याण ज्वेलर्स का जो चार्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बट कल्याण ज्वेलर्स के जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। तो आप में से कोई अगर फंडामेंटल्स को फॉलो करता है तो आप इसको फंडामेंटल की तरीके से, ये जो मार्केट अभी गिर रहा है, जो ज्वेलरी स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं, उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये है स्काई गोल्ड का क्वार्टरली रिजल्ट। और देखो स्काई गोल्ड का अभी रिजल्ट आया नहीं है Q4 का, पर अगर आप देखोगे लास्ट Q3 का इसका रिजल्ट आया था 1,768 करोड़ का। और अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ये आया था 77% अप। और अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो वो आप देखोगे 81 करोड़ का आया था। और अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो वो आया था 120% का। अब देखो स्काई गोल्ड में दोनों चीज़ें मैच हुई है, इसका चार्ट भी अच्छा है और इसका फंडामेंटल जो पैरामीटर है वो भी अच्छा है। वैसे सिर्फ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होते हैं फंडामेंटल पैरामीटर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप लोगों को ज़्यादा समझता है तो और भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को जस्ट एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे अभी इसका Q4 का रिजल्ट अभी तक स्काई गोल्ड का आया नहीं है। जस्ट इमेजिन अगर इसके Q4 के रिजल्ट में भी अच्छा ग्रोथ आए सेल्स वाइज और प्रॉफिट वाइज, तो कितनी अच्छी बात है। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये देखनी है, जब समझो स्काई गोल्ड का रिजल्ट आएगा Q4 का, तब मुझे ये देखना है कि Q4 के रिजल्ट के कॉन कॉल में जो इसके प्रमोटर है वो आने वाले 1 साल के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये अपने गाइडेंस को कम कर दे, बिकॉज जो अभी जो हमारे मोदी जी ने जो अभी सबको बोला है करने के लिए, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसके वजह से ये सारे ज्वेलरी जो बिजनेस रिलेटेड स्टॉक है उसके मार्जिन और उसके सेल्स में नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों को दिखेगा। बट आप समझो एक बात अगेन कि ये चीज़ आप सोचो कि ये चीज़ क्या परमानेंट रहने वाली है, क्या ये चीज़ टेम्पररी है। जब 2013 में, मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट भी दिखा देता हूँ,
तो आप लोगों को ज़्यादा आएगा। और मैं टाइटन का ही चार्ट लगाता हूँ बिकॉज सबसे जो आप बोल सकते हो कि पुराना है वो टाइटन ही है अभी तक, जो हम जहाँ पे हम लोग जाके चेक कर सकते हैं। देखो 2013 में मेरे ख्याल से जून महीने में या जुलाई महीने में ये न्यूज़ आई थी चिदम्बरम जी वाली, और उसके बाद देखो वो टाइम पे अगर आप देखोगे ना, वो मंथ में, जून मंथ में, आप यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखेगा। जून मंथ में टाइटन गिरा था 23-24%। बट आप देखो उसके बाद क्या हुआ, विद इन 1 ईयर अगर आप देखोगे तो टाइटन का प्राइस ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया था, डबल हो गया था। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में तो खैर हम लोग ये सारी चीज़ें बात ही नहीं करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बेसिकली इसके लिए दिखाया कि इकोनॉमिक्स में है ना, इकोनॉमी में जनरली प्रॉब्लम आती रहती है बट वो टेम्पररी रहती है, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली रहने वाली है। हाँ, अगर सडनली ऐसा हो जाए कि भाई ईरान और इजराइल का वॉर रुक जाए, सीज फायर हो जाए, तो और हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, फिर थोड़ी चीज़ें और सुधर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी थी, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर कर दी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझी होगी। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपने ये वीडियो में कुछ भी अगर सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।